स्वागत है प्यारे बच्चों आपका एक और नए लेक्चर में। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर.के. शाक्या आज आपको 12th क्लास का माइक्रोब्स वाला चैप्टर आपको वन शॉट में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बेटा, 12th क्लास का माइक्रोब्स वाला चैप्टर है ये, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हम जरा इसमें बात करते हैं बेटा, तो ये चैप्टर है क्या, इस चैप्टर में जरा समझें। पहले तो ये बताओ बेटा, इकोलॉजी के तीनों चैप्टर्स आपको मैंने भेजे, आपको उसका वन शॉट लेक्चर भेजा, उसको आपने करा और करा तो बेटा उसमें कोई डाउट आया? और अगर डाउट आया तो सिर्फ मेरे से एक बच्चे ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ अभी तक एक क्वेश्चन कि 10% लॉग किसने भेजा। मैंने उसका रिप्लाई तब कर दिया था। तो आप लोगों को डाउट नहीं आ रहे, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि डाउट नहीं आ रही, जो पता नहीं क्या है इसके पीछे, और या फिर यह है कि बेटा आप पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना। और अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो बेटा ये फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आप करो, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अपने रेगुलर टाइमिंग में निकाल के आपको ये सब लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। आप फिर भी नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बन पाएगी। तो करिए बेटा इसको थोड़ा सा, है ना। चलिए अब चैप्टर करते हैं। इजी गोइंग चैप्टर है। इजी गोइंग का मतलब यह है कि इसमें बेटा कुछ गिने चुने नाम हैं, आपको वो नाम याद करने हैं। बस वो गिने चुने नाम है, वो आपको नाम याद करने हैं कि हाँ भाई ये क्या होता है, ये किससे क्या है। बैक्टीरियाज के नाम है, माइक्रोब्स है, तो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है आपका भाई, वर्ड क्या है आपका, वर्ड है माइक्रोब्स। से ना, जो वर्ड है बेटा वो वर्ड क्या है आपके, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा, कोई भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सही ना, यानी कि अल्ट्रा स्मॉल स्ट्रक्चर्स, कोई भी है ना, कोई भी स्ट्रक्चर जिनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो, इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। आमतौर पे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, आपके प्राइंस, कोई भी ऐसी चीज जो छोटे हैं और आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। कहानी समझ में आई ना, इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। चीजें क्लियर है बेटा, कहानी समझ में आई आपको, तो ये आपके माइक्रोब्स कहलाते हैं। अब हम जरा बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं समझाऊं आपको तो बात यह है बेटा कि ये जो माइक्रोब्स हैं इनका हमें इस्तेमाल किस में करना है। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन वेलफेयर। बेटा वेलफेयर का क्या मतलब होता है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है बेटा, वेलफेयर का मतलब होता है आपका इंसान के फायदे के लिए, यानी कि बेनिफिट के लिए। आमतौर पे हमें माइक्रोब्स, भाई उसके बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो दिमाग में आता है कि हाँ भाई वो बीमार हो गया। ब्लड में इन्फेक्शन है तो समझ में आता है कि हाँ जी बीमार हो गया, सही है ना। उसके स्किन में इन्फेक्शन है, उसके बालों में इन्फेक्शन है, यहाँ इन्फेक्शन है, वहाँ इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन मतलब कोई ना कोई चीज़ एक ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या समस्या आ गई उसके अंदर, और एक नेगेटिव थॉट जनरेट होता है। ये चैप्टर नेगेटिव थॉट नहीं, ये चैप्टर पॉजिटिव थॉट जनरेट करने के लिए है कि माइक्रोब्स के फायदे क्या क्या होते हैं, उसको लेके हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, स्पेशली इंसानों के लिए। तो बेटा हम जरा समझते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है, और इस पहला पैराग्राफ को अगर हम देखें तो हमें यह समझ में आता है इसके अंदर कि वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम इस दुनिया में जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनको अगर हम एनालाइज करते हैं, हवा है, पानी है, धूप है, धूल है, पेड़ है, पौधे हैं, जानवर हैं, जो भी है, इनमें अगर हम देखते हैं तो हमें लिविंग फैक्टर्स में भी और नॉन लिविंग फैक्टर्स में भी कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं। नॉन लिविंग जैसे गीजर्स हैं बेटा, गीजर्स के भी अंदर बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह होते हैं, और इतने होते हैं 100 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड तक को भी वो सहन कर लेते हैं। ज्वालामुखी वॉल्केनो वाले जो एरिया होते हैं उनके आसपास भी बेटा ऐसा होता है कि आसपास वहां पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एडवर्स से एडवर्स कंडीशन पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। एडवर्स से एडवर्स कंडीशन, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो प्रोटोजोआ हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, वायरॉइड्स हो सकते हैं, प्रायंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको आमतौर पे अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ऐसे में नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि बहुत छोटे हैं, इसलिए हम इसमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं। हाँ, जब हम इनको किसी पैट्री डिश में, किसी जार में, टेस्ट ट्यूब में, बंच में ग्रो करते, जो मास बन जाता है एक बहुत बड़ा, तो हम उनको फिर देख सकते हैं। तो यही आपकी एनसीईआरटी भी कहती है, माइक्रोब्स को हम वैसे नहीं देख सकते,
पर हम इनको अगर किसी न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो करते हैं और वो एक ग्रुप बना दे, कॉलोनी बना दे, तो फिर हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स कैसे कैसे हमें फायदा पहुंचाते हैं, हम 1 on 1 इसके बारे में पढ़ते हैं। हम 1 on 1 इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेटा समझ में आ रही बात नहीं आई? चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो शुरू हमारी कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले माइक्रोब्स देखें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये डायग्राम। बेटा किसका डायग्राम है? ये डायग्राम जो है ये है आपका बेटा बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम। अगर हम इसमें देखें तो ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इस एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको ना कुछ नाम याद रखने। जैसे ये क्या होता है, ये आपका हेक्सागोनल जो होता है, ये डायमंड शेप का, ये आपका क्या होता है बेटा, इसका हेड। ये जो गर्दन सी है, इस गर्दन को हम क्या कहते हैं बेटा, ये कहलाती है इसकी कॉलर। ये आपका यहाँ पर क्या है बेटा, ये इसकी टेल कहलाती है। नीचे ये आपकी प्लेट दिख रही है बेटा, ये प्लेट कहलाती है आपकी। और प्लेट की जो टिप होती है, इस टिप को बोलते हैं पिन। ये जो टांगे सी हैं, टांग को बोलते हैं बेटा प्रॉन्ग्स। तो समझ में आया? ये हेड होते हैं, ये कॉलर, ये टेल। फिर ये नीचे 3 पी हैं, नीचे से रिलेटेड 3 पी हैं। एक प्लेट, प्लेट के नीचे पिन, पिन से निकले प्रॉन्ग्स। ठीक है, हेड, कॉलर, टेल, फिर 3 पी, प्लेट के नीचे पिन से निकले प्रॉन्ग्स। ठीक है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये क्या है बेटा, ये बैक्टीरियोफेज है ना बेटा। ये आपका बैक्टीरियोफेज आपके जो है ये वायरसेस हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है बेटा, जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आई बात? यहाँ पे ये जो लंबे लंबे से होते हैं, इनको रॉड शेप या आपके बैक्टीरियाज हैं आपके लंबे जो सिलेंड्रिकल होते हैं बेटा, कुछ गोल गोल स्फेरिकल्स होते हैं आपके, सही है ना। तो ये इस तरीके से ये है। ठीक है बेटा, पैट्री डिश में अगर आप किसी को ज़्यादा बंच में ग्रो करवाओगे, फंगस दिखाई देती है, ब्रेड पे लगी हुई दिखाई देती है, सिंगल माइक्रोस्कोपिक नहीं दिखाई देगी सेल, पर जब वो बंच में होती है तो हमें वो दिखाई देती है। तो यही स्टेटमेंट वो कहता है कि अगर हम इसको ग्रो करते हैं तो अकेली तो नहीं दिखाई देगी, इसलिए वो माइक्रोस्कोपिक है, पर जब वो बंच में होती है तो वो ग्रो करती हुई दिखाई देती है। जब तुम थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हो तो कहीं नहीं दिखाई देगी कि हाँ तुमने आधे घंटे पढ़ा था, 1 घंटे पढ़ा। जब तुम बंच में पढ़ोगे 5 घंटे 10 घंटे, तब उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सबको दिखाई देगा। वो सबको दिखेगा कि हाँ यस, इसने भाई कुछ किया था, अब नजर में आया कुछ। नहीं तो भीड़ में कहाँ खो जाओगे, कुछ नहीं पता मेरे लाल। समझ गए? चलिए ध्यान देखो। तो अब हम इस माइक्रोब्स का यूज, बेनिफिट पढ़ेंगे अलग अलग फील्ड्स में। तो जो अलग अलग फील्ड्स में हम फायदा पढ़ेंगे इसका, वो है हमारे माइक्रोब्स। तो बेटा समझते हैं माइक्रोब्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल अगर हम करें तो बेटा समझिए, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड यानी कि घर के लेवल पर अगर हम देखें तो घरेलू लेवल पर सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज। ये ग्रुप है बेटा जो लैक्टिक एसिड को निकालता है, और स्पेशली ये दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इसका एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है? दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस, सबको पता है। उसके ग्रुप का क्या नाम है, उसके किस ग्रुप से वो बिलोंग करता है? तो उसका नाम हो गया LAB। कहानी समझ में आई? तो ये आपके LAB। अब ये करता क्या है कि ये जो आपका बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, ये कोगुलेट करता है। किसे बेटा? पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क के प्रोटीन को। जो मिल्क का प्रोटीन था बेटा, उसको ये छोटे छोटे थे उनको कोगुलेट मतलब ये छोटे छोटे थे, इनको पास पास में लाके और जमा देता है, तो ये थिक सा बना देता है। सही बेटा? तो ये उसको थिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। कोई दिक्कत वाली बात? जब ये कन्वर्ट कर लेता है तो उससे होता क्या है बेटा, उससे जब दही बन जाता है तो उससे आपका विटामिन B12 इंक्रीज होता है बेटा, और ये आपके पेट को भी फायदा पहुंचाता है। जब पेट गड़बड़ होता है कहते हैं ना थोड़ा सा दही ले लो, छाछ ले लो, ये सब चीजें। तो आप क्या समझे बेटा, क्या समझे मेरे लाल? आपको जो समझना है वो ये समझना है कि कहां कहां फायदा हुआ। एक तो बेटा दही बनाने में लैक्टोबैसिलस है, उससे विटामिन B12 बन जाएगी आपकी, और साथ में क्या होगा, आपका जो स्टमक है
उस स्टमक का जो फ्लोरा यानी कि जो उसके गुड बैक्टीरियाज हैं वो आपके बेहतर होते हुए और आपके पेट के डिजीज इंडाइजेशन से आपको बचाया जाएगा। सबको कहानी समझ में आई? ये घरेलू लेवल पे कैसे यूज हुआ समझ में आ गया बेटा? चलिए, तो आपको पहला नाम क्या याद रखना था इसमें? लैक्टोबैसिलस। अब दूसरे नाम की बात करते हैं। दूसरा नाम क्या है बेटा आपका? दूसरा नाम है आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, इसको हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। समझ में आई बात? कहीं इसको बेकर्स यीस्ट भी बोला जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये रहा आपका बेकर्स यीस्ट। और ये आम तौर पे क्या करता है? आम तौर पे ये जो खाने की चीजें हैं, देखो मैं वैसे नहीं परेशान करने के लिए नहीं बोल रहा, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सड़ी हुई ही पसंद हैं। मैं वर्ड सड़ी बोल रहा हूँ, इसका मतलब फर्मेंट, ये नहीं है बिल्कुल खराब। भाई आपकी खमेरी रोटी है, सड़न के बाद बनती है। भटूरे आपके घर में बनते हैं, मैदा फुलाया जाता है, वो फुलाया हुआ मैदा होता फूलता क्यों है? अंदर सड़न होती है, सड़न वाली गैसेज रिलीज होती हैं, और वो जो रिलीज होने वाली है वो उसके अपवर्ड सरफेस पर डो, वो जो आटा होता है उसके सरफेस पे प्रेशर मारती है और फिर वो आगे बाहर जाती है। जलेबी का वो जो पहले वो पेस्ट बनाते भाई तो 2-3 दिन पहले सड़ा के रखते हैं उसे। अब मैं सड़न वर्ड कर रहा हूँ इसलिए बस थोड़ा सा मजे ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सड़ा हुआ है वो चीज़, है ना? इसका मतलब सिर्फ सड़न का मतलब यहाँ पे फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेड होता है। भटूरे कभी आटा ऐसे चख के देखना, खट्टा खट्टा लगेगा, वो खट्टा क्या होता है? वो सड़न ही तो है, खराब हो रही है एक तरीके से। लेकिन हमें तो यस मम्मी सड़े हुए आटे का भटूरा बना के दे दो, हमें मज़ा आएगा। जलेबी वैसी दे दो भाई, भटूरे ताज़ा ताज़ा बना के वो कर दे, फूलेंगे ही नहीं, और तुम कहोगे यार मम्मी भटूरे तो फूल नहीं रहे। और वही 2-3 दिन पुराना मैदा दे दें भाई साहब, जो फूलेगा, तुम कहो मम्मी वाह क्या सड़ा हुआ भटूरा खिलाया आपने, मज़ा आ गया। तो ये फर्मेंटेशन वाली चीज़ होती है, ठीक है बेटा? तो कहानी समझ में आई आपको? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गांव में एक ट्रेडिशनल होता है आपका पाम ट्री जो होता है, उससे शराब बनाते हैं। उस शराब का नाम होता है ताड़ी। उस ताड़ी को बोलते हैं हम तौड़ी। समझ में आई बात? तो ये जो तौड़ी होता है ये इस तरीके से चीज़ों से ये आपके सड़ा के बनाते हैं बेटा। कहानी समझ में आई? और सबसे लास्टली हम क्या करते हैं बेटा? चीज़। क्या क्या करा आपने? आपने क्या क्या करा बेटा? आपने इसका इस्तेमाल बेकरी में करा, पहली बात। क्या करा आपने? आपने इसका इस्तेमाल एक तो बेकरी में करा, ब्रेड वगैरह बनाओगे आपको इसमें। फिर क्या करोगे बेटा? इससे ताड़ी बनाओगे। ताड़ी किससे बनती है? पाम ट्री के जूस से। जो पाम ट्री होता है उसके पेड़ के जूस को सड़ाते हैं इस वाली फंगस को डाल के, और उससे क्या होता है? उससे वो आपका जो है वो आपका ताड़ी बन के तैयार हो जाती है। आप क्या बनाते हो बेटा? उससे भटूरे बनते हैं, है ना, जलेबी बनती हैं, ये सब चीज़ें बनती हैं। आप इससे फिर चीज़ बनाते हो, ठीक है बेटा? चीज़ जो होती है वो चीज़, अब क्या होती है बेटा? चीज़ जो होती है वो 2 प्रकार की चीज़ आपके सिलेबस में जो आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ जो आपकी कहलाती है स्विस चीज़, कहीं तो होगी यार, मुझे क्यों नहीं दिख रही? ये रही स्विस चीज़, ठीक है ना? स्विस चीज़। स्विस चीज़ क्या कर रही है? देखो ध्यान से कि ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका जो है वो आपका सड़न पैदा करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसमें क्या यूज़ करते हैं हम? प्रोप्रियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है? स्विस चीज़ पता कौन सी चीज़ होती है? स्विस चीज़ वाली चीज़ होती है जो आपके टॉम एंड जेरी वाली होती है। टॉम एंड जेरी वाला देखा है? टॉम एंड जेरी की चीज़ ऐसे येलो सी होती है, गोल गोल बड़े बड़े छेद से होते हैं। ये बड़े बड़े छेद क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादा सड़न पैदा होती है, और जिसमें ज़्यादा सड़न पैदा होती है उसमें गैस ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा गैस को निकलने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा स्पेस बनाने के चक्कर में छेद बन जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये आपका इस तरीके से ये बन जाता है आपका। तो सबको कहानी समझ में आई? ये आपका ये रॉकीफोर्ट चीज़ कहलाता है। दूसरा वाला, ये वाला नहीं, दूसरा वाला रॉकीफोर्ट चीज़ जो होता है वो नॉर्मली इसमें छेद नहीं होते, और ये आपका इसमें हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं, और फंगस का इस्तेमाल से थोड़ा फर्मेंटेशन भी हो जाता है, पर साथ में क्या होता है इसमें कुछ इसमें फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। तो चीज़ में 2 हमने पढ़े, एक पढ़ा हमने स्विस चीज़,
जिसमें बड़े छेद होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोपियोनी बैक्टीरियम का इस्तेमाल होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बहुत ज़्यादा सड़न होती है, उससे ज़्यादा आप फिर उसको बाहर निकलने के लिए बिग होल्स बनते हैं। दूसरे वाले में नहीं होते क्योंकि इसमें नॉर्मल फंगस का इस्तेमाल करते हैं और वो एक फ्लेवर को ऐड करती है। आमतौर पर हमारे पास जो आते हैं वो नॉर्मली रॉकी फूड चीज़, स्विस चीज़ ऐसा नहीं है हम नहीं खाते, पर इंडियंस थोड़े कम खाते हैं। तो तुम्हारे घर में बताओ चीज़ वाला कौन सा आता है, छेद वाला? बड़े बड़े छेद वाला कोई चीज़ आता है? नहीं आता। यही तो मैं कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आगे समझते हैं। तो मेरे हिसाब से घरेलू लेवल पर ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है ना। अब हम पैथोजन का ये जो बैक्टीरियाज हैं, इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल पढ़ते हैं हम बीवरेजेस में। बीवरेजेस क्या होती है बेटा? ड्रिंक्स। आमतौर पे जो माइल्ड सेडेटिव ड्रिंक्स हैं, आमतौर पर इसके सेंस में, चैप्टर के सेंस में हम बात करें, जो सेडेटिव ड्रिंक्स हैं उनको हमने ब्रीवरेजेस का नाम दिया है। इसके अंदर आपके वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम ये सब आएगी। और इस सब के लिए क्या होता है, जैसे पाम ट्री के जूस को सब, भाई ये सब क्या होती हैं? शराब क्या होती हैं? ये फलों का, अनाजों का, ड्राई फ्रूट्स का जूस ही तो होती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी क्वालिटी की आप ले रहे हो। बस 70 रुपए के पौवे से लेकर और आपके लाखों रुपए की दारू आती है, लाखों रुपए की एक बॉटल, लाखों रुपए की होती है, लाखों रुपए की, 40-40, 50-50 लाख तक की भी एक दारू की बोतल होती है भाई साहब। तो वो सब अब किससे बनी है? ये 70 रुपए का, 50 रुपए का जो बन रहा है, ये किसी खराब चीज से, खराब मेथड के थ्रू बन रहा होगा। वो किसी बहुत ही बढ़िया चीजों से बन रही होंगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये सब डिपेंड करता है इस पर। तो अब इसमें होता क्या है बेटा, इसमें हम सैक्रोमाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। सैक्रोमाइसिस वही है जिसको ब्रेड बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे, या ब्रीवर्स यीस्ट या फिर बेकर्स यीस्ट भी इसको हम बोल रहे थे। इसका हम इस्तेमाल करते हैं और ये क्या करता है, ये उस जूस को सड़ाता है, जूस को सड़ाता है और सड़ा के किस में कन्वर्ट कर देता है? शराब में। शराब क्या होती है? इथेनॉल। अब ड्यूरिंग द, इथेनॉल तो बन गई, अब ड्यूरिंग द प्रोसेस हमें देखना कि उसमें असर ज्यादा आना चाहिए, थोड़ी सी प्योर बिल्कुल भाई साहब बहक जाओ, या फिर पूरी पीने के बाद भी थोड़ा सा सही रहना चाहिए। तो सब डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा वो डाइल्यूट होगी, जितना कम पानी होगा उतनी ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होगी। ये बात तो मानते हो? तो हमारे पास प्रोसेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने डिस्टिलेशन। अगर आपने डिस्टिलेशन कर दिया, अगर आपने डिस्टिलेशन कर दिया तो डिस्टिलेशन से क्या होगा बेटा? वाटर का होता है लॉस, तो वो कैसे हो जाएगी? कंसंट्रेटेड। और अगर आपने डिस्टिलेशन नहीं किया तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट रहेगा, और जब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट रहेगा तो अब अल्टीमेटली क्या होगा? जब वाटर प्रेजेंट रहेगा तो अल्टीमेटली होगा ये कि वाटर की प्रेजेंस की होने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी माइल्ड रहेगी और उसका असर उतना नहीं रहेगा। जैसे बियर होती है, बियर और है वाइन, ये पीकर उतना नशा नहीं चढ़ता क्योंकि इसमें डिस्टिलेशन नहीं करते तो पानी रहता है। जबकि विस्की, ब्रांडी जो है, ये रम है, इनको क्या करते हैं? इनको डिस्टिलेशन के द्वारा बनाते हैं तो इसके अंदर पानी उड़ा देते हैं, तो ये कंसंट्रेटेड हो जाती है, इसलिए ज़्यादा ये आपको ज़्यादा नशे में ये चीज़ दिखाई देती है, ज़्यादा नशा करती है। तो सबको बीवरेज समझ में आया मेरे बच्चे? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अपने एंटीबायोटिक्स को लेके। एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा? एंटीबायोटिक्स को लेके बात करें तो आपको बहुत सारे इसके सेंसेस हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा? अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स में दो वर्ड आते हैं। एंटी मतलब है आपका अपोजिट, और बायोटिक मतलब है यहाँ पे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अपोजिट हो। अब बैक्टीरिया के अपोजिट होने का क्या मतलब है? इसके दो सेंस हैं, एक बैक्टीरिया की लाइफ के अपोजिट हो और एक बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अपोजिट हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक बैक्टीरिया की लाइफ के अपोजिट है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया को मार ही दे, वो बैक्टीरिया को मार दे। अगर वो बैक्टीरिया को मार दे तो उस वाली को बोलते हैं हम बैक्टीरियोसाइडल। साइड मतलब मार देना, और बैक्टीरिया को मारे नहीं, बस उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक दे तो उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक समझ में आई बेटा? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है? तो ये आपकी दो प्रकार की होती है। तो इसी एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात चल रही है। ऐसे भी और होता है बेटा, दो डिवीजन अलग से और भी कह देते हैं। एक को बोलते हैं बेटा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होती है बेटा?
जो थोड़े बहुत बैक्टीरियाज पे काम करती है, या तो वो ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगी या ग्राम नेगेटिव पे काम करेगी। समझे? और एक होता है बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी होती है आपकी? जो दोनों पे काम करती है, वो ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करेगी और वो ग्राम नेगेटिव पे भी काम करेगी। ठीक है बेटा, अब इसी के ऊपर आपका ये पैराग्राफ दे रखा है कि माइक्रोब्स हमारे जो हैं वो बैक्टीरिया को मारेंगे और हमारे शरीर की सुरक्षा करेंगे। तो इन माइक्रोब्स को इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल करेंगे। अब इन एंटीबायोटिक्स के लिए अगर हम बात करें तो क्या इन्होंने बताया हुआ है कि 20th सेंचुरी में भाई साहब बहुत ही फायदेमंद आपका ये इस्तेमाल हुआ था, डिस्कवरी हुई थी इसकी, किसकी? एंटीबायोटिक की। एंटी इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो मतलब हो गया लाइफ। किसकी लाइफ की बात चल रही है बेटा? बैक्टीरिया की लाइफ के बारे में बात चल रही है। हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे, उसकी हो जाएगी जय। सही है बेटा? तो हमने बैक्टीरिया का बात करी तो एंटीबायोटिक्स वो केमिकल हैं जो बेटा मार देते हैं या ग्रोथ को रोक देते हैं। इसका मैंने वर्ड यूज करवाया बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक या बैक्टीरियोस्टैटिक, जो बुक में नहीं लिखी हुई है। फिर क्या हुआ बेटा? फिर ये बताया कि आपने एंटीबायोटिक के बारे में बात करें तो बेटा वर्ड आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान ये स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहा था। और जब ये स्टडी कर रहा था तो उसी दौरान इसने देखा कि एक फंगस होती है पेनिसिलिन नोटेटम, इसके अंदर एक एंटीबायोटिक पाया जाता है पेनिसिलिन, जो दुनिया का फर्स्ट एंटीबायोटिक है। इसको इसने खोजा और इसने देखा कि यार ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ग्रोथ को, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, और कुछ ऐसा भी होता है कि बैक्टीरिया को मार भी देता है। तो यार कोई घाव है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, उसके जो सैनिक हैं देश के, वो घायल पड़े हुए हैं, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये जो एंटीबायोटिक है इसका इस्तेमाल करो और फटाफट से इन्फेक्शन सही कर लो, फिर से लड़ने पहुंच जाओ, फिर से लड़ने पहुंच जाओ। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? पर क्या वो इसका इस्तेमाल कर पा रहा था? उसे लगा कि यार एंटीबायोटिक है तो सिरप की फॉर्म में इस्तेमाल कर दें, कैप्सूल खिला दें, इंजेक्शन लगा दें, टैबलेट दे दें। लेकिन भाई साहब ये काम ही नहीं कर रहा था। नॉर्मली देख रहा है तो बैक्टीरिया को मार रहा है ये, पर जो इंसान में इसको कैप्सूल टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं ये काम ही नहीं कर रहा। अब इसकी बत्ती भाई साहब गुल, ये कह रहा है ये हो क्या रहा है। तो इसने क्या करा? तो इसकी हेल्प करी भाई साहब इन तीन लोगों ने, तीन नहीं दो, चेन एंड फ्लोरे ने। और चेन एंड फ्लोरे ने बताया इनको यूज करने का तरीका। चेन का पूरा नाम याद रखना बेटा, अर्नस्ट चेन पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और होवार्ड फ्लोरे। इन्होंने इसके यूज करने का तरीका बताया कि भाई साहब इसको यूज कैसे करना है। इंजेक्शन लो, पर खाल के नीचे सुपरफिशियली लगाओ, मांस में मत लगाओ, नस में मत लगाओ, सुपरफिशियली लगाओ। सबक्यूटेनियस बोलते हैं इसके लिए वर्ड, सबक्यूटेनियस, खाल के नीचे। खाल में लगाने को बोलते हैं इंट्राडर्मल। जब इस तरीके से लगाओगे तो ये काम करेगा, और ये काम करेगा, इसने देखा बिल्कुल इफेक्टिव। इसलिए कंबाइंड 1945 में कंबाइंड इन लोगों को अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज। ठीक है बेटा? मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो हम छोटे छोटे ये पहलू, मैंने आपको पहले बताया कुछ ये सिलेक्टेड नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। सही है ना? ये नाम याद रखें आप बड़े आराम से, इन चीज़ों के बारे में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, चीज़ें आपके अपने आप समझ में आ जाएंगी। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। अब हम आगे अब ये है बेटा कि अब हम केमिकल्स, एंजाइम और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के रूप में कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बेटा बात करते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले कुछ केमिकल्स, बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कि आपका जो एस्परगिलस नाइगर है ये किसको बनाता है? सिट्रिक एसिड को। एसिटोबैक्टीरियम, एसिडोबैक्टीरिया एसिड जो बैक्टीरिया है बेटा वो किसको बनाता है? एसिटिक एसिड को। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो कि आपका एक बैक्टीरिया किसको बनाता है? ब्यूटरिक एसिड को। और लैक्टिक एसिड किसको बनाता है? लैक्टोबैसिलस किसको बनाता है? लैक्टिक एसिड। तो ये कुछ याद रखने आपको कि फंगस किसको बना रही है? ये एसिड्स वो एसिड्स हैं जो केमिकल इंडस्ट्री के प्राइमरी एसिड्स हैं। जब हम कलर की बात करते हैं तो मिलियंस ऑफ कलर को बना लो आप,
पर वो कलर जो प्राइमरी कलर है वो तो 5-7 ही हैं, वही फिक्स है, हरा, फिर लाल, और वो भूरा, और ये, और वो अलग ग्राउंड, मतलब यही 4-5 ही फिक्स है। वो बात अलग है, इनके कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करते जाओ तो शेड्स बनती चली जाती हैं। ग्रीन है तो ये आइस ग्रीन, और ये ग्रीन जी लेमन ग्रीन, और पता नहीं कौन कौन सा ग्रीन, लेकिन देखा जाता है शेड वो ग्रीन ही तो है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये आपके वो एसिड्स हैं जो प्राइमरी एसिड्स हैं, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये चाहिए ही चाहिए, और वो बनते हैं आपके ऑर्गेनिज्म से। ऐसे बेटा आपको याद रखने हैं कुछ और नाम, जैसे कि अगर हम बात करें अच्छा ये तो है ही कि भाई ये एक एसिड बनाते हैं, नाम होता है इथेनॉल, तो सभी को पता है। एंजाइम्स के लिए बेटा बात करते हैं तो एक एंजाइम है बेटा लाइपेज। ये लाइपेज वो एंजाइम है जो आपके डिटर्जेंट फैक्ट्री में चाहिए होता है। जितना ज्यादा लाइपेज होगा कपड़ा उतना ज्यादा साफ होता है। तो जो भी ऑयल स्टेन होते हैं, कोई गाढ़े दाग होते हैं, वो बोलते हैं ना कि तुम्हारा ये इसमें डिटर्जेंट में ये है, साफ कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अब किसी का क्या नाम लो, सबके अलग अलग बढ़िया बढ़िया नाम है कंपनियों के। तो वही है आपका कि बेटा वो यही करता है कि ऑयल स्टेन को रिमूव करता है, लॉन्ड्री में इसका इस्तेमाल होता है, और ये है क्या, एंजाइम। समझ में आई बात? ये क्लियर है बेटा? अब ये क्या दूसरा आपका कौन सा आता है बेटा? दूसरा आपका आता है आपका पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। अब ये कौन सी एंजाइम है बेटा? ये वो एंजाइम है जो फ्रूट, जो बॉटल्ड फ्रूट जूस होते हैं उसको क्लियरली करने का काम करते हैं। यानी आप समझो ना, ऐसे समझो, इस क्लियर का मतलब ये नहीं है कि फ्रूट की बॉटल को धोने के काम आते हैं। यहाँ क्लियर का मतलब है कि भाई आपकी स्लाइस है वो कैसे बनाई जाती है। स्लाइस लिया, उसका पल्प भरा अंदर, और उसके अंदर पाउडर से एक वाइट रंग का डाल दिया, ढक्कन बंद, चलो। पल्प अंदर, पाउडर ला, ढक्कन बंद, आगे चलो। फिर कुछ दिन में देखते हैं हम क्या होता है, वो सारा पल्प बिल्कुल लिक्विड हो गया, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपका जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कोई पल्प वल्प नहीं रह गया। तो ये कौन कराता है, मेरी बात समझे? तो ये करवाता है पैक्टिनेज और प्रोटीज एंजाइम, जो उसको क्लियर करता है। दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एंजाइम किस में से निकलता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर से। और ये क्या होता है बेटा? क्लॉट ब्लस्टर। जितने भी ब्लड क्लॉट के अंदर, वो ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट होते हैं, उन क्लॉट को खत्म करने के लिए जो दवाई दी जाती है, वो दवाई आपकी जो उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। हमारी बॉडी के अंदर होगा, ये काम करेगा, रिसर्चर्स इसको डालेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट अटैक। भाई ब्लॉकेज हो जाएगा हार्ट में तो अटैक आएगा ना, ब्लॉक होने नहीं देगा ये, समझे? दूसरा आपका आता है बेटा साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूजफुल होता है आपका। और ये किससे निकलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मम से। बेटा यही याद करने, मैंने पहले बताया था आपको, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मम से क्या निकलता है? साइक्लोस्पोरिन ए। किस में इस्तेमाल होता है आपका? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। और कौन से पेशेंट में? जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आए तो ऐसा समझो, मान लो किसी इंसान की किडनी खराब है, अब तुम किसी और इंसान की किडनी उसमें डाल दो, किडनी काम ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बॉडी ने पहचान लिया कि भाई ये किडनी तो किसी और की है। तो किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले कुछ दवाइयां दी जाती है, उसको कुछ मेडिटेशन पे रखा जाता है, और उसका काम होता है उसकी इम्यूनिटी को डाउन करना। अब तुम कहो भैया इम्यूनिटी क्यों डाउन कर रहे हैं? भैया इम्यूनिटी डाउन नहीं करोगे तो WBC एक्टिव रहेंगी, तुरंत पहचान जाएंगी दूसरे की किडनी है, काम नहीं करेंगी, उसको दुश्मन समझेंगी। इसलिए वो ये ना समझ पाए, ऐसा ना हो तो उसके समझने की क्षमता को कम कर दो, वो समझ ही नहीं पाएगी। जब समझ नहीं पाएगी तो उस फिर किडनी आप ट्रांसप्लांट कर दोगे, बॉडी के अंदर रहेगी, फिर बॉडी उसको धीरे धीरे एडजस्ट करेगी। और फिर जब अनजान कोई घर में कुछ दिनों तक रह रहा है, शुरुआत में भाई घुसते ही आप रोक दो तो एक अलग बात है, पर अगर अंदर आ गया, भले तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो, धीरे 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 दोस्ती हो ही जाती है। इस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, धीरे धीरे बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, फिर वो उसे अपना पार्ट समझने लगती है। समझे आप? फिर आता है आपका स्टैटिन। स्टैटिन किससे निकलता है आपका? मोनस्कस परप्यूरियस से। और ये क्या करता है? ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देता है। कैसे कम कर देता है? इनहिबिट करके। किस चीज को बेटा? जहां पे कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग साइट्स होती है, सिंथेसिस साइट होती है, उसको सबसाइड करके। एक जगह है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आएगा और आके चिपक जाएगा, ऐसे समझो। स्टैटिन क्या करता है आपका? आएगा इस जगह पे कुछ ऐसा कर देगा कि जो और कोलेस्ट्रॉल बनना चाहिए था, चिपकना चाहिए था, वो अब होएगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिमूव होकर आगे निकल जाएगा। जब बॉडी के अंदर रहेगा ही नहीं और रिमूव होकर बाहर निकल जाए तो बॉडी के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया। मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे कम कर देता है वो।
समझ में आई बात? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझे आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है बायोगैस में, है ना यार। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस क्या कोई एक गैस है? नहीं मेरे लाल, नहीं, बायोगैस कोई एक गैस नहीं है, बायोगैस मल्टीपल गैसेस का मिक्सचर है। तो बायोगैस क्या है बेटा? ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। बायोगैस जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, जिसमें स्पेशली क्या पाई जाती है बेटा? मीथेन। सही है ना। अब मीथेन को बनाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? मीथेनोजन। तो इसके अंदर जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है उसका नाम क्या होगा बेटा? मीथेनोजन। अब हमारी बात ये रहा मीथेनोजन। अब बात ये है कि इस मीथेनोजन का इस्तेमाल करा कैसे जाए, समझिए ना। तो मैं सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाएंगे, टॉपिक लेंगे हम सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल गाय भैंस के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो इस्तेमाल नहीं, जो रिलीज किया गया गोबर होता है, उसके अंदर मीथेनोजन बैक्टीरिया होता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि गाय भैंस का ही गोबर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? घोड़े का क्यों नहीं करते? बकरी का क्यों नहीं करते? किसी और जानवर का क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा गाय भैंस खाती है चारा, चारे में होता है सेलुलोज। तो और ये जो सेलुलोज होता है इसका डाइजेशन कौन करेगा? उसके पेट के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया, नाम क्या था? मीथेनोजन। तो ये मीथेनोजन बैक्टीरिया जब इस सेलुलोज का डाइजेशन करते तो मीथेन गैस बनती है। बाकी बैक्टीरिया के अंदर या तो सेलुलोज नहीं होगा या मीथेन बनाने वाले मीथेनोजन बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो मीथेन गैस बन ही नहीं सकती, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं करते। सही है ना। तो ये सेलुलोज होते हैं, इस सेलुलोज का ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके ये क्या करते हैं? ये मीथेन गैस को बना देते हैं। इसलिए गाय भैंस का ही इस्तेमाल होता है, गोबर का इस्तेमाल, और गोबर से बनती है बायोगैस, और इस बायोगैस का नाम गोबर गैस हो जाती है। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था बेटा? केवीआईसी और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी बात करेंगे इसके बारे में। चलिए देखिए क्या है ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और केवीआईसी। ये क्या कहता है कि 3 गड्ढे खोदो, 3 गड्ढे खोदो, एक गड्ढा खोदो थोड़ा बड़ा बीच वाला और बड़ा गहरा सा 10-15 फुट का, बाकी तो छोटे छोटे गड्ढे खोदो। तो अब क्या करो, इसमें गोबर डालो, पानी डालो, स्लरी डालो, जो तुम्हें लगे जिससे बन सकता है उसका इस्तेमाल करो। अब गोबर से बना रहे तो गोबर लो, पानी में डालो। क्यों पानी में डालो? क्योंकि पतला हो जाए और अंदर यहाँ पहुंच जाए। अंदर जाके यहाँ पे क्या होगा बेटा? एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन नहीं होगी, तो कौन से बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएंगे? आपके एनारोबिक बैक्टीरिया, और वो कौन सी गैस बना देंगे? आपके मीथेन गैस। अब ये जो टैंक होता है ना, ये टैंक होता है नीचे, बिल्कुल नीचे तक होती है, उठा हुआ दिख रहा है, उठा नहीं होता, ये नीचे होता है। अब जैसे ये गैस बनती है वो इसको प्रेशर मारती है और ये टैंक आपका जो होल्डर है, गैस होल्डर, ये ऊपर को उठ जाता है। जैसे जैसे ऊपर उठता है हमें पता लग जाता है नीचे अंदर गोबर गैस बन रही है। उस गोबर को गैस को लेते हैं, यहाँ कलेक्ट कर देते हैं। जब ये गोबर ये भरने लग जाता है गोबर से, तो ये जो गोबर से बनने लग जाता है तो ये यहाँ से कलेक्ट हो जाता है, यहाँ जाता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ कर लेते हैं हम? एज ए मैन्योर। ये अब खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा खेतों में, यहाँ से निकालेंगे खेतों। तो यानी कुछ भी चीज का नुकसान नहीं होता। गोबर का गोबर इस्तेमाल हो गया, मतलब गोबर वहां से खत्म हो गया तो वहां पे हाइजीन मेंटेन हो गई, वहां से बायोगैस बन गया और खाद के रूप में इस्तेमाल हो गया। 100% यूजेबल चीज, सही है ना। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं बेटा? सबको समझ में आ गया? ये टेक्नोलॉजी इन दोनों ने बताई थी सबसे पहली बार। कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटा? अब बात आती है बेटा बायो कंट्रोल एजेंट्स को लेके। ठंड लग रही है यार, एसी बंद कर दूं? नहीं बंद करो तो फिजिक्स का फंडा लग जाता है, कैमरे पे फॉग बननी शुरू हो जाती है, और करो तो यार ठंड में कितना करें। अब देखो यार तुम्हारे लिए क्या क्या करते हैं, समझ रहे हो। पर चलिए देखो बेटा, अब आगे बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। यार बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है? यार तुमने देखो, ऐसा समझो, तुमने तंबाकू को डाला, उगाया, तंबाकू तुमने कीड़े मारने की दवाई डाली, उस पर अगर कीड़े लग गए और कीड़े मारने की दवाई डाली तो कीड़ा तो मर गया, पर वो जो तंबाकू का केमिकल है वो तो उस तंबाकू के ऊपर रह गया, वो तो उसके ऊपर रह गया। अब जब वो उसके ऊपर रह गया तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है,
पहला आप ऐसे उठाओ, ऐसे मार्केट में बेच दो केमिकल लगी हुई, या आप उसको धो के भेजो। ऐसी केमिकल लगी हुई अगर तुम मार्केट में बेचने जाओगे कोई नहीं खरीदेगा। टेस्टिंग मशीन्स होती हैं, अगर आप किसान परिवार से बिलोंग करते हो या आपके चाचा नाना दादा फूफा कोई हो, उनसे पूछना, अनाज बेचने से पहले टेस्टिंग मशीन में चेक किया जाता है। अब वहां तुरंत पता लग जाएगा इसमें तो केमिकल है, कोई नहीं खरीदेगा। और तुमने केमिकल हटाने के लिए धो दी तो तंबाकू की फसलों का भी धो के देख लो भाई, तो कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाती है बहुत जल्दी सड़ेगी, बहुत जल्दी, दोनों तरफ से नुकसान हो गया। तो क्या हम उसे कीड़े से लगे रहने दें? क्या उस फसल को कीड़े से बर्बाद होने दें? नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है। एक तो टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। यहां फिलहाल इस टॉपिक के हिसाब से हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एक कीड़े को मारने के लिए एक दूसरे कीड़े का इस्तेमाल करें, और वो कीड़ा फसल को नुकसान ना पहुंचाए, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले इस कीड़े को मार दे। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या होता है बेटा? ये होता है, मतलब ये जो होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ये बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो किसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं वही ये पूरा का पूरा ये पैराग्राफ कहता है। तो ये पैराग्राफ क्या है समझ में आ गया बेटा? पेस्ट को मारना है, हेल्थ भी मेंटेन करनी है, फसल भी सही रहनी चाहिए, नुकसान ना हो, किसानों को किसी तरीके से समस्या ना हो, तो इसके लिए हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, एक नुकसान पहुंचाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, और वो कहलाता है आपका बायो कंट्रोल एजेंट्स। समझ में आई बात? इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर। ये पैराग्राफ वही है सारा का सारा, इसको जब आप पढ़ोगे तो इस पैराग्राफ में वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको कहानी समझाई है। ठीक है बेटा? अब जैसे अगर हम बात करें तो एक कीड़ा होता है लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाई। इनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जिस फसल में एफिड और मॉस्किटो ज्यादा लग जाते हैं, तो कीड़े को मारने के लिए कीड़े का इस्तेमाल किया हमने। समझ में आई बात? जिसमें बटरफ्लाई के कैटर, अब तुम कहोगे यार कैटरपिलर से क्या नुकसान है? भाई सारा न्यूट्रिशन ले लेती है फसल का, वो चूस लेती हैं, सब पत्तों को खा जाती हैं सबको। तो उसको मारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बीटी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बायोटेक में पढ़ेंगे हम इसके बारे में ढंग से। तो उसको क्या करते हैं? देते हैं, इसका पाउडर फॉर्म में होता है, ये सब पाउडर फॉर्म में होते हैं, ये नहीं बैक्टीरिया कोई बढ़ता है, पाउडर फॉर्म में होता है, पानी में घोला स्प्रे मार दिया, तो उससे फिर वो जो है भी नुकसान पहुंचता है। वो सब आपको कीड़े मारने की दवाई नहीं है, ये बैक्टीरियाज हैं जो उसको मार देंगे। जैसे अंदर जाएगा वो नुकसान हो जाएगा, उसको मर जाएंगे। वो कैसे मरेंगे वो पूरी टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, एक क्राइजीन्स वाली प्रोसेस पढ़ेंगे हम, वो सब उसके अंदर आएगा। तो बीटी कैसे मारता है सबको समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ठीक है। उसके बाद आता है आपका जितने भी फंगल इन्फेक्शन होंगे उन सभी फंगल इन्फेक्शन को फंगस से मार दो। और कौन सी फंगस? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम। तो फंगस को फंगस से मार दो। समझ में आई बात? फंगस को हम फंगस से मार सकते हैं। फिर आपके जितने भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जानवर होते हैं उनको मार दो बेटा वायरस से, बैक्यूलो वायरस से, जिसका जीनस होता है पॉलीहाइड्रोन्यूक्लियोजीनस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोजीनस, NPV। ठीक है बेटा? NPV, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। जितने भी कीड़े होते हैं जो आर्थ्रोपोडा कीड़े वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं उन सब को मारने के लिए क्षमता रखता है। इससे क्या होगा? आपका फसल को नुकसान नहीं पहुंचेगी, किसी भी तरह से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वाले केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को फैसिलिटेट करेगी, आपकी फसल अच्छे दामों पर बिकेगी। इन सभी को मैनेज करने के लिए आपका इंडियन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें ये सब बताया गया इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से पहले आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल करके तो देखो, आपको फायदा पहुंचेगा। ये सब किसने बताया बेटा आपका? ये सब आपका ये बायोटेक्नोलॉजी वालों ने चीजें बताई। लास्ट जो आपका आता है बेटा वो आते हैं आपके बायो फर्टिलाइजर। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका बायो फर्टिलाइजर्स को लेके है। अब बायो का मतलब क्या हो गया बेटा? लिविंग। तो ऐसे लिविंग कंपोनेंट जो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर में हम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, हम कीड़ों को मारने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और पैदावार को बढ़ाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई हम वैसे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंप्रूव करने के लिए होता है। समझ में आई बात?
इनका इस्तेमाल करते हैं हम बायो फर्टिलाइजर्स का, इसका इस्तेमाल करेंगे इसमें हम बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियाज कौन से? जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। अगर हम पौधे में खाद की बात करेंगे, पौधे को खाद किस रूप में चाहिए होती है? वो चाहिए होती है अमोनिया के रूप में, ऐसा समझो आप। तो ये क्या करते हैं, समझना, ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या हो गया आपका? N2 का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड N, याद आ रहा है? तो ये क्या करेगा आपका? ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, और एक एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया। फिर आपका हाइड्रोजन जुड़ना होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब बता रहा हूं कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर का, अब उसके साथ क्या होना है? अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अब डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। एक एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ था, एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। फिर से हाइड्रोजन जोड़ना है, तो अब क्या होगा? दो पहले से जुड़े थे, एक और आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये क्या बन गया? NH3, और ये क्या होता है? अमोनिया ही तो होता है। तो क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन था उसका कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? आपके दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में, और यही अमोनिया आपके यूज्ड बाय प्लांट्स। स्पेशली जो दाल के पौधे होते हैं उनके कभी जड़ को आप देखना, कभी आप पौधे की जड़ को देखना, आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको पता लगेगा तो। मान लीजिए कोई पौधा है हमारा, सब पौधों में नहीं होता है ऐसा, कुछ में होता है बेटा, है ना, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो मान लीजिए हमारा पौधा है, तो अगर हम इस पौधे की जड़ को देखें तो बेटा जड़ों के अंदर ना हमें कुछ ना गांठें गांठें सी महसूस होंगी, ऐसे गांठें गांठें सी महसूस होंगी। नोड्यूल बोलते हैं बेटा इनको, है ना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रूट नोड्यूल। ये कहती है आपकी रूट नोड्यूल। अब मैं इस एक रूट नोड्यूल को देखूं तो उस रूट नोड्यूल के अंदर साइड में मुझे कुछ रुई रुई सी नजर आती है बेटा, ये रुई रुई सी नजर आती है। इस रुई का नाम होता है लैग हीमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं? बाहर से ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि अंदर एनारोबिक कंडीशन चाहिए। क्यों एनारोबिक कंडीशन चाहिए? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा बेटा ये नाम कुछ, तो ये जब रहेंगे जिंदा, मान लो ये मक्खी जैसा क्या है बेटा बैक्टीरिया, जब ये जिंदा रहेंगे तो ये जिंदा रह के एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया में। समझ गए? तो ये जो बैक्टीरियाज के नाम है ना इसके अंदर, एजोटोबैक्टर हो गया आपका, ये कहाँ गया ये रेड, तो ये एजोटोबैक्टर हो गया आपका, राइजोबियम हो गया, ये सब क्या है? ये देखा ना, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम, ये सब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सबको समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन वाली बात? जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉस्टोक, एनोबिना, ऑसिटेरिया, ये सब क्या है? ये सब आपके साइनोबैक्टीरियाज हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब मैंने बताया, वो यही करते हैं काम। धान के खेत में ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सबका बहुत बड़ा रोल होता है कि ये इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद ये बेटा क्या करते हैं? ये उसको बहुत अच्छे तरीके से पैदावार, फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देते हैं। फंगस भी होती है। क्या सभी फंगस करती है? नहीं, एक स्पेशली फंगस माइक्रोराइजा एसोसिएशन वाली। माइक्रोराइजा पता है ना क्या होता है बेटा? अगर पौधे की जड़ में फंगस लगी हुई हो, फंगस, तो इसको बोलते हैं माइक्रोराइजा। क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है ना? ठीक। कौन सी वाली हो गई आपकी? जैसे ग्लोमस, ग्लोमस। और ये क्या करती हैं? ये क्या कर रहे हैं? स्पेशली नाइट्रोजन को ऐड करते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। और ये स्पेशली किसको करती है बेटा? फास्फोरस को। किसको करती है? फास्फोरस को। याद रखिएगा पौधे को स्पेशली चाहिए होती है NP और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन फिक्स हो रही है इससे, फास्फोरस हो रही है बेटा इससे। समझ में आई बात?
कोई दिक्कत वाली बात हुई ना। और ये पौधे के अंदर रह के पौधे के अंदर टॉलरेंस पावर बढ़ा देते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को सहने की शक्ति बढ़ा देते हैं। सबको कहानी समझ में आई। तो वही है इसके अंदर, ये जितने भी आपका होता है इसमें रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, टॉलरेंस पावर बढ़ा देते हैं, सैलिनिटी को, सूखे को, इन सबको कवर अप करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। ये क्लियर है सबको? माइक्रोब समझ में आ गया बेटा? क्लियर है। चलिए अब सीवेज ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है, अब वो टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है जो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। अब यार सीवेज ट्रीटमेंट अगर आपको समझना है ना, तो सबसे पहले दो वर्ड समझने पड़ेंगे आपको। एक वर्ड समझना पड़ेगा सीवेज और एक वर्ड समझना पड़ेगा आपको ट्रीटमेंट। अब बात ये आती है कि ये सीवेज ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है। तो इसमें ना वर्ड आ रहा है एक सीवेज। अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये सीवेज क्या होता है, तो आप साफ साफ बोलेंगे सीवेज क्या होता है। सीवेज होता है आपका एक प्रकार का म्यूनिसिपल वेस्ट। ये जो एमसीडी जिसको सफाई करती है, एमसीडी क्या करती है, नालियों की सफाई करती है, नालों की सफाई करती है, कूड़ा करकट वगैरह इन सबको हटाते हैं, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, सीवेज। और वर्ड जो आ रहा है हमारा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है बेटा, ट्रीटमेंट का मतलब है आपका इंप्रूवमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब है बेटा इंप्रूवमेंट। अब अगर किसी पेशेंट के हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, भाई उसको अगर बुखार है और हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम उस पेशेंट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ये जो इंप्रूवमेंट होती है कंडीशन में, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन कंडीशन, सही है ना। अगर हम इंप्रूवमेंट इन कंडीशन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। यहां तक कहानी समझ में आई आपको? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात किसी को? ठीक है बेटा, तो इसको हम इंप्रूवमेंट कहते हैं। अब ये जो इंप्रूवमेंट है, ये किसकी इंप्रूवमेंट की बात चल रही है बेटा, सीवेज की। ये जो आपका म्यूनिसिपल वेस्ट है इसकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, तो इंप्रूवमेंट का मतलब इसका है, पहला मतलब है बेटा फिल्ट्रेशन। जितनी भी इस सीवेज के अंदर जो भी गंदगियां हैं जो पानी में मिली हुई है, हमें मोटे तौर पर उसको हटाना है, साफ करना है बेटा, किसी भी तरीके से हम उसको साफ करें। दूसरी बात, उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है हमें। अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो एक तरीके से हम क्या करेंगे, हम उसकी बीओडी को डिक्रीज करेंगे। बीओडी क्या होती है बेटा, बीओडी होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आप एक बात समझ लें, बीओडी का मतलब सिंपल भाषा में होता है पॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन, जितनी कम बीओडी उतना कम पॉल्यूशन। और अल्टीमेटली यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करें तो पॉल्यूशन तो खत्म करना होगा ना। मेरी बात समझ में आई ना। अब भाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, एक मोटे तौर पे अगर मैं बात समझाऊं आपको, तो आप ऐसा समझो, आपके पास ये इस तरीके से ये 1 लीटर पानी है, ऐसा समझो आप। समझना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये सीवेज वाटर है, ये आपका ये गंदा पानी है, और इस गंदे पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। अच्छा, एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, आप सब तो समझदार हो बेटा, क्या चाहिए होता है मेरे लाल, ऑक्सीजन। यानी एरोबिक बैक्टीरिया को काम करने के लिए किस चीज की डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है। अब एरोबिक बैक्टीरिया जो सीवेज में प्रेजेंट है उसको ऑक्सीजन क्यों चाहिए मेरे लाल, उसको ऑक्सीजन क्यों चाहिए, कभी सोचा है उसको ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ताकि वो एक तरीके से क्या कर पाए, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटास होते हैं, फीसिस होते हैं, यूरिनल होता है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इसको एक तरीके से साफ कर पाए, रिमूव कर पाए, खत्म कर पाए, डीजनरेट कर पाए और उसको वहां से हटा पाए। ऑर्गेनिक वेस्ट का सीवेज में ये काम, ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरिया का ये काम है कि एक तरीके से मोटे जितने भी आपके लिविंग से संबंधित वेस्ट है, चाहे वो फीसिस हो, चाहे यूरिन हो, चाहे कुछ भी हो, उसको वहां से हटाना, ये हमारा उसका काम होता है। चीज समझ में आई? तो 1 लीटर पानी को, पानी में प्रेजेंट बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए ना, इस ऑक्सीजन की उसकी डिमांड रहती है ना, और इस डिमांड को क्यों चाहिए उसको, ताकि वो हम इसे खत्म कर दें। तो एक तरीके से जितनी ज्यादा गंदगी होगी उतना ज्यादा उसकी डिमांड होगी,
जितनी कम गंदगी होगी उतना कम डिमांड होगी, कम ऑक्सीजन में काम चल जाएगा उस गंदगी को खत्म करने के लिए। ज़्यादा गंदगी होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन में चाहिए होगा, डिमांड होगी। तो ऐसे हम अंदाजा लगा लेते हैं, जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा गंदगी। समझ में आई बात? जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा गंदगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी तरीके की हो बताओ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है मेरे बच्चे? ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात शुरू करें बेटा इसकी, ठीक है ना। तो सीवेज ट्रीटमेंट को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड क्या कह रहे हैं हमारी एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के वर्ड बोलते हैं कि सबसे पहला बेटा सीवेज क्या होता है। तो सीवेज क्या होता है आपका, ये ऐसा वेस्ट होता है जिसमें ह्यूमन के एक्सक्रीटास इन्वॉल्व होते हैं और म्यूनिसिपल वेस्ट होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और माइक्रोब्स होते हैं, ये बात हम सबको पता है, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, जिसको हम पैथोजेनिक कहते हैं। ये वेस्ट हम डेली रिमूव करते हैं, भाई हमें यूरिन डेली आता है, फीसिस रिमूव हम डेली करते हैं। हमारे पास कोई डेयरी फार्मिंग है, हमारे पास कुछ और एग्रीकल्चर फार्मिंग है, उसमें वेस्ट निकलते ही निकलते हैं, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, आपने गाय पाल रखी है, गोबर करेगी, गोबर फर्श पे तो धोगे, जब धोगे उसको तो उसका जो पानी है वो बहता हुआ नाली में जाएगा, नाली से तो नाले में जाएगा, वो अल्टीमेटली है क्या, वो आपके म्यूनिसिपल वेस्ट ही तो कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है नदियों में या उसकी लहरों में ये जाता, और ये नेचुरल नहीं जाता, ये हमारे द्वारा ले जाया जाता है, हम उसको साफ कर रहे हैं, नाली से नाले में जा रहा है, नाले नदियों में मिल रहे हैं जाके। इस तरीके के जो आपके वेस्ट हो गया, अब वो आपका क्या होगा, जो सीवेज वेस्ट जो पानी में मिला हुआ है, हमें उसे साफ करना होता है, और उसको साफ करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है जिसका नाम होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये कोई प्लांट नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कोई प्लांट नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक जगह है जहां पर आपकी गंदगी को साफ किया जाएगा। समझ में आई बात? चीजें क्लियर है ना। तो ये एक एरिया होता है जहां पे आपकी गंदगी को साफ किया जाता है। क्लियर है बेटा? सॉरी बेटा, मैंने बताया ना जुकाम हो गया है। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना बेटा, ये कुछ फोटो आपके एनसीईआरटी में बनी हो जिसमें गंदगी जा रही है और ये साफ सफाई करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है, इसके बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, मैं समझाऊं आपको। ये जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, अगर देखा जाए तो इसमें 2 फेज, ये आपकी गंदगी आ रही है इस तरीके से, ये क्या है, ये कोई नाला वगैरह है जिससे पानी आ रहा है, अंदर गंदगी आ रही है। और जब ये आएगा तो बेटा 2 चीजें होंगी, 2 चीजें, ये पानी अंदर आएगा, ये पानी अंदर आया, कुछ चीज यहां साफ करी जाएगी, और फिर क्या होगा, फिर पानी को आगे ले जाया जाएगा, और कुछ जो चीजें हैं वो यहां साफ करी जाएंगी, ठीक है ना। और जब ये प्रॉपर तरीके से साफ हो जाएंगी तो इसको क्या है, इसको दोबारा से नदियों के अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल गंदा पानी था आपका, पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर था, ये पॉल्यूटेड, ये सीवेज था। हमने इसका ट्रीटमेंट किया 2 जगह पे, और ट्रीटमेंट का मतलब सुधार किया, और उसको अल्टीमेटली उस पानी को हमने नदी में भेज दिया। पहली बात ये बिल्कुल समझ लो, सीवेज ट्रीटमेंट का कतई भी मतलब ये नहीं है पानी को पीने लायक बनाना। हम पानी को पीने लायक बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। पानी पीने लायक कतई नहीं बनता है। पानी इस लायक बन जाता है कि आप उसके अंदर जो है कोई भी जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को पाल सकते हो। आप नाले के पानी में मछली डाल के देख लो, मर जाएगी भाई। मछली तो जल की रानी होती है, जीवन जिसका पानी होता है, उसको आप नाले पानी में डाल दो, नाले के पानी में डालो, देखो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि नाले पानी में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। आप उसकी गंदगी को हटा दो, ऑक्सीजन को बढ़ा दो, वही पानी जो साफ कहलाएगा मछली के नज़रिए से, और वो उसमें बड़े आराम से पल जाएगी। तो उसको एक्वेटिक लाइफ के अकॉर्डिंग सपोर्ट करने लायक कंडीशन बदलना, पीने लायक बिल्कुल नहीं बनता है। अब तक भी हम पानी को इतने बड़े लेवल पर इस तरीके से नहीं कर पाए प्यूरिफाइड कि हम उसको पीने लायक बना, नाले के पानी को पीने लायक बनाते, ऐसा बड़े लेवल पर नहीं हो पाता। हाँ, छोटे छोटे लेवल पर तो ऐसा कई जगह पे देखा हुआ है कि आप अपने यूरिन को फिल्टर करके दोबारा पी सकते हो। एयरक्राफ्ट वगैरह में कुछ लोग बोलते हैं, हालांकि मुझे इसके बारे में तथ्य प्रमाणित नहीं पता,
लेकिन कई लोग बोलते हैं जब पानी की क्राइसिस होती है तो कुछ मशीनरी से दोबारा से फिल्टर करके आप उस वाटर को पी सकते हैं। लेकिन आप सोचो पूरी इतनी बड़ी जनसंख्या को आप फिल्टर करा के इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप देखिए इसमें दो फेजेस होते हैं बेटा। पहला जो फेज होता है इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, इस प्राइमरी ट्रीटमेंट का ही दूसरा नाम होता है बेटा फिजिकल ट्रीटमेंट, सही है ना। और इस सेकेंडरी वाले का ही दूसरा नाम होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फिजिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कहानी समझ में आई ना। तो ये दो प्रकार की होती है। अब ये जो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम दो चीजें करते हैं स्पेशली। पहली चीज करते हैं हम सेडिमेंट। इसमें कैसे छानते हैं बेटा, जो भी इसके अंदर गंदगी है उस गंदगी को दो तरीके से छानते हैं बेटा। एक गंदगी को फिल्ट्रेशन के द्वारा और एक सेडिमेंटेशन के द्वारा। क्या होता है, जब ये इसके अंदर एंटर कर रहा होता है तो ऐसे मान लो गंदे पानी में यहाँ पे पॉलीथीन्स भी होंगी और प्लास्टिक बॉटल्स भी होंगी, बोरियां भी होंगी, पेड़ पत्ते भी होंगे, लकड़ियां भी होंगी। तो ऐसे मान लो यहाँ पे ना ऐसे छलनी सी लगी हुई होती है, वो इसको सारी गंदगी यहीं पे ही रोक लेती है और केवल पानी पानी यहाँ पर आ जाता है। तो इसके छानने को हम क्या कहेंगे बेटा, फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, फिल्ट्रेशन। अब क्या होगा, अब ये हो गया। अब इसके अंदर जितनी भी गंदगी होंगी, छोटे छोटे पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, जो भी चीजें जो इसको छान के बाहर आ जाए, तो मोटी मोटी गंदगी होगी, वो सब अब यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, वी अलाउड देम टू सेडिमेंट, और यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगी और इसके बैठने को हम क्या कहेंगे बेटा, सेडिमेंटेशन। तो हमने क्या करा, हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीजें करी। एक चीज करी, उसको छान के बड़ी बड़ी गंदगियां हटा दी, और एक में उसको फिल्टर करके अलाउ किया कि वो नीचे बैठ जाए। जब वो नीचे बैठ जाएगा तो क्या हुआ, अब जो पानी रह गया, ये जो बचा हुआ पानी है इस वक्त, जिसमें से बड़ी बड़ी गंदगियां सारी हट चुकी हैं, कंकड़ पत्थर नीचे बैठ चुके हैं, अब इसको बोलेंगे इफ्लुएंट। अब ये इफ्लुएंट यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, ये जो इफ्लुएंट है अब वो आपका यहां पर आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटा किसी को? इसी को एक बार रिकॉल करके देख लेते हैं बेटा, क्या खेल है ये, सही है ना। तो क्या है, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट का क्या मतलब हुआ बेटा। प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या है आपका, प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है आपका दो चीजें इन्वॉल्व, बेसिकली फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, जो लार्ज भी हो सकते हैं, जो स्मॉल भी हो सकते हैं। समझ में आई बात की बेटा, सही है ना। ये आपके लार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और ये आपके स्मॉल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब इसको कैसे आप छाप कर रहे हो, आपने इसको फिल्टर कैसे किया, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा। दिखाई दे रहा है बेटा आपको, फोटो में दिख रहा है क्लियरली। तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन दो चीजें। अभी अभी मैंने आपको बताया, जितनी मोटी गंदगी थी उसको हमने फिल्टर किया, छलनी के द्वारा उसको साफ कर दिया, और जितनी भी फाइन इम्प्योरिटीज थी जो कंकड़ पत्थर के रूप में थे उनको आपने अलाउ किया बैठने के लिए, वो आराम से नीचे सेडिमेंट कर गए और ये सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव हुआ। इसमें आप क्या रिमूव करते हो बेटा, इनिशियली आप क्या करते हो, फ्लोटिंग डेब्रिस जो तैर रहे होते हैं, मैंने बताया ना, पॉलीथीन वगैरह है या कोई लकड़ी है, कोई बोरी है, कुछ भी जो भी नाले में पाई जाती है उसको आपने रिमूव करा, किसके द्वारा बेटा, फिल्टर के द्वारा। सिक्वेंशियल फिल्टर्स होते हैं, पहले बड़ा होता है, फिर उसके बाद फिर छलने लगी होती है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, कई बार आपने उसको करा। और फिर आप क्या करते हो, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं, स्मॉल पीबल्स, मिट्टी धूल के कण, उसको आप किसके द्वारा बैठा साफ कर देते हो बेटा, सेडिमेंटेशन, उसको नीचे सेटल डाउन करवाते हो, नीचे बैठ जाता है। अब जो नीचे बैठ गया है, जो नीचे बैठ गया उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज। जो नीचे बैठ गया ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका प्राइमरी स्लज, ये कहलाएगा आपका प्राइमरी स्लज। किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात, क्या कहलाएगा बेटा, दिख रहा है ना ये आपको, ये आपका प्राइमरी स्लज, इसको हम प्राइमरी, है ना, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। और जितना भी सुपरनेटेंट पार्ट था, या एनसीईआरटी क्या कहती है, दिख रहा है ना आपको, ये जो भी आपका सुपरनेटेंट पार्ट था, कलर का यार बड़ा वो रहता है,
खैर ये जो सुपरनेटेंट ऊपर वाला पोर्शन था इसको हम क्या कहते हैं, इफ्लुएंट, जिसको हमने क्या करा आपका, जिसको अब हम इफ्लुएंट को प्राइमरी टैंक से कहाँ भेज देंगे, अब हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, यानी अब हमने इसको क्या करा, प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म, अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इसको भेज रहे हैं। यहां तक आनी समझ में आई। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं समझिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर हम लिविंग कंपोनेंट्स जितने भी हैं, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। लिविंग कंपोनेंट क्या होंगे, हम इसके अंदर बैक्टीरियाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसके अंदर फंजाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जिंदा रहने के लिए इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी चीज़ों का कर रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, लिविंग कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, हम इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब जरा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं बेटा, क्या ये खेल, ध्यान से समझने। अभी मैं पहले स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी की समझा देता हूँ ताकि आपको जो मैं समझाऊँ फिर वो समझ में आ जाए। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या करा बेटा, हमने इफ्लुएंट को, जो प्राइमरी इफ्लुएंट जो पहले वाला प्राइमरी टैंक का था, हमने उसको कहाँ भेज दिया, लार्ज एरेशन टैंक में, जहां पर क्या होता है, जहां पर इसमें मैकेनिकली मशीन के द्वारा एयर को लगातार इसके अंदर पंप किया जाता है। सही है ना। ये क्या करता है, इसकी वजह से आपके एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो जो फ्लॉक्स के अंदर होते हैं। फ्लॉक्स क्या होता है बेटा, फ्लॉक्स होता है आपका फंगल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके उसके अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया प्लस फंगस को अगर मिला के बोला जाए तो वो आपका फ्लॉक्स बना देता है, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है फ्लॉक्स। तो इसके अंदर जितने भी एयर डालेंगे तो एयर वाले प्रेजेंट जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो इसके अंदर ग्रो कर जाएंगे बेटा। ठीक है ना। हम क्यों ग्रो कर रहे हैं, याद आ रहा है, बीओडी, एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन से सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वेस्ट है, वो सब आपके फिल्टर हो जाएंगे। जब इससे करेंगे तो ये क्या करेगा, जब ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, डिमांड जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। डिमांड का मतलब बीओडी मतलब पॉल्यूशन, तो जितनी ज्यादा बीओडी कम, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ज्यादा डिमांड कम, जितनी ज्यादा डिमांड कम उतना ज्यादा पॉल्यूशन कम। समझ में आई बात। तो अब ये क्या करेगा बेटा, इसमें आपके जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ऑक्सीजन की मात्रा आपकी कम हो जाएगी। ये मैंने आपको 1 लीटर वाली कहानी सुनाई थी, कैसे 1 लीटर वाली बीओडी होती है। इसको आप कैसे मेजर कर सकते हो, किसमें बीओडी ज्यादा है किसमें कम, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखो किसमें कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से पता लग जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आई। अभी तक का डायग्राम क्लियर हुआ बेटा, कोई कंफ्यूजन, अभी तक के डायग्राम के हिसाब से क्या हुआ मैं समझा देता हूं फिर से आपको। अभी तरफ से डायग्राम की वजह से ये हुआ, ये डायग्राम को देखें हम तो ये हमारा प्राइमरी जो है इफ्लुएंट आ रहा था आपका, और वो आपके एक बड़े से एरेशन टैंक में आ गया। सही है ना, यहां पर ये आ गया। अब क्या हुआ, इस एरेशन टैंक में इस तरीके से क्या लगे हुए थे बेटा, इस तरीके से लगे हुए थे ब्लोअर जो किसको सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। तो हम यहां से ऑक्सीजन भेज रहे हैं और ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। जब ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है तो अब उससे हो क्या रहा है कि इसके अंदर जितने भी एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, जितने भी एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, एक तो वो एरोबिक बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या हो रही है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो रही है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो रही है। और तीसरी बात क्या हो रही है, जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी उतना डिमांड ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। और डिमांड ऑक्सीजन की कम होने का मतलब क्या है कि जो आपका पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। कहानी समझ में आई। ऑक्सीजन देने से अभी फिलहाल इतनी बात चली, कोई कंफ्यूजन, चीजें क्लियर है बेटा, सही है ना। तो ये जिसमें हमने भेजा है इसको हमने क्या कहा, इस टैंक का सेकेंडरी ट्रीटमेंट के इस टैंक का नाम हो गया बेटा एरेशन टैंक। इस टैंक का क्या नाम हो गया बेटा, एरेशन टैंक। चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं बेटा, ठीक है। चलिए अब आ जाओ आगे। अब देखो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, ध्यान से समझना, एनसीईआरटी की एक एक स्टेटमेंट को समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझो। अब क्या हुआ आपका, अब ये हुआ आपका, अब आपकी बीओडी रिड्यूस हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब जो आपका टैंक है आप उसको कहां भेजोगे बेटा, वो जो आपका फ्लॉक्स था, फ्लॉक्स वाली याद आ रही है, वो जो हमारा बैक्टीरिया और फंगस का मिक्सचर था उसको आप भेजोगे बेटा दूसरे टैंक में और उसको अलाउ करवाओगे नीचे बैठने के लिए, सेडिमेंट करने के लिए।
जब वो नीचे बैठ जाएगा तो वही फंगस और बैक्टीरिया का जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा वो कहलाएगा आपका एक्टिवेटेड स्लज। अब कुछ एक्टिवेटेड स्लज को हम वापस एरेशन टैंक में भेज देंगे। जो इनोकुलम, इनोकुलम का मतलब क्या होता है बेटा, स्टार्टर। जब आपके पास दूध हो और उसको आपको दही में जमाना हो तो आपको उसमें कुछ दही एज ए स्टार्टर यूज करना पड़ता है, ताकि थोड़ी मात्रा में डाल दो, फिर तो वो खुद ही मल्टीप्लाई करके खुद बहुत सारे बना देता है, ठीक है ना। तो उसमें डाल दिया, और जो लार्ज पार्ट है इसका, जो लार्ज पार्ट है इसका वो आपका स्लज का, उसको आपने कहां डाल दिया, उसने डाल दिया आपने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में। दो जगह गया वो, छोटा सा तो पहले चला गया एरेशन टैंक में, और ज्यादातर जो पोर्शन है उसको आपने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में डाल दिया। क्यों डाल दिया, ताकि वहां पे एनारोबिक कंडीशन में वो ज्यादा ग्रो हो, और जो बैक्टीरियाज हैं, समझ में आई बात नहीं आई, तो है वो बहुत ज्यादा कंडीशन में ग्रो हो। क्यों ग्रो हो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्पेशली मीथेन चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ताकि उससे गैस कौन सी बन पाए, आपकी बायोगैस, और उसको हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर पाए। समझ में आई बात, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो अब जो नीचे बैठ गया वो तो ठीक है, अब जो बाकी रह गया बेटा उसको आप क्या करोगे, उसको आप नेचुरल वाटर बॉडी, नदी वगैरह में डाल दोगे, और ये आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। मेरी बात शायद अगर समझ में खुल के ना आई हो तो अब मैं समझा देता हूं क्या हुआ। देखो अब क्या हुआ, ये सब क्या था आपका, ये सब क्या था, अगर मैं आपसे बोलूं ये सब क्या था, तो ये सब क्या थे बेटा, ये था फ्लॉक्स, सही है ना। अब आपने क्या करा, इस फ्लॉक्स को लिया आपने, और नीचे एक यहां पर सेडिमेंटेशन टैंक था, उसमें आपने डाल दिया, उसके अंदर आपने डाल दिया, और जितना भी फ्लॉक्स था, जो भी फ्लॉक्स ऊपर था, ये फ्लॉक्स स्पेशली ना झाग के रूप में रहता है ऐसे, सही है ना, ये फ्लॉक्स ऊपर ऊपर रहता है, आपने इसे लिया और एक टैंक में कर दिया ताकि वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। कोई दिक्कत वाली बात। अब क्या हुआ, दो चीजें हो गई, इसका जो स्मॉल पार्ट है, जो स्मॉल पार्ट है वो दोबारा से आपका इनटू एरेशन टैंक चला गया दोबारा से, और जो लार्ज पार्ट है, लार्ज पार्ट है, वो लार्ज पार्ट कहां आ गया आपका, वो आ गया आपके किस में, वो आ गया आपके एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में। समझ में आई बात, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां पे एनारोबिक कंडीशन है, तो यहां पे आपका मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन शॉर्ट बायोगैस बन जाएगी, जो आपके एज ए एनर्जी सोर्स, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो जाएगी। आगे बात समझ में। रही बात उस पानी की, पानी साथ के साथ आ रहा है, पानी साथ के साथ आ रहा है ना, ये नीचे बैठ गया, पानी साथ के साथ आ रहा है, ये पानी नीचे बैठ रहा है, तो वो जो पानी वाला पोर्शन है, पानी के अंदर ये तो नीचे बैठ गया, बाकी ऊपर वाला जो पानी वाला पोर्शन है ये कहां पहुंच गया, आपके रिवर में। बिल्कुल इनिशियली यही बात बताई थी मैंने आपको, अगर आपको याद आ रही हो तो मैंने यही तो बात बताई थी आपको, कि आप पहले यहाँ पे गंदगी को रिमूव करते हो, फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पर आप दो चीजें बनाते हो। पहला क्या बनाते हो बेटा, फ्लॉक्स, फिर वो फ्लॉक्स नीचे बैठ जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, और एक्टिवेटेड स्लज के द्वारा फिर वो एनारोबिक टैंक में जाके क्या बनता है आपका, बायोगैस। और जो इफ्लुएंट है, ये तो हमारा हो गया ऊपर इस्तेमाल। अब जो पानी था, ये तो हमने सीवेज ट्रीटमेंट से इनका इस्तेमाल कर लिया, अब जो पानी था उस पानी को हमने कहां कर दिया, उसको हमने नदी में डाल दिया। तो मेरे हिसाब से शायद आपको चीजें समझ में आ रही हैं, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। ठीक है बेटा, टॉपिक शायद क्लियर है। क्या करा आपने, सबसे पहले आपने पानी लाया, आपने उसकी मोटी गंदगी को छान लिया, उसके बाद एक टैंक के अंदर उसको नीचे बैठा दिया, बैठाने के बाद आप उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लाए। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लाए आपने, तो सबसे पहले उसके अंदर हवा डाली, हवा के बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए, अच्छा ये भी होता है मिक्स करने के लिए, इसमें क्या करते हैं बेटा, आमतौर पर हम मिक्स करने के लिए एजिटेटर टाइप, मतलब कुछ पंखे टाइप होते हैं, इस तरीके से चलाते हैं पानी में डाल के, ताकि वो अच्छे से मिक्स होती रहे।
मिक्स होने से कुछ झाग सा बनता है, ये झाग सा आपका फ्लॉक्स, जिसके अंदर फंगल हाइफे और बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। फिर आप इसको उठा के लाते हो और आप इसको नीचे सेटल डाउन करवाते हो, कुछ पोर्शन इसमें डाल देते हो ताकि वो आपका जो है वो आपका एरोबिक बैक्टीरिया खुद अपने जैसे और एरोबिक बैक्टीरिया को बना दे, जैसे थोड़ा सा दही अपने जैसा और बहुत सारा दही बना देता है। तो ये एज ए इनोकुलम यूज होता है ना, इनोकुलम। इनोकुलम मतलब मैंने आपको बताया ना स्टार्टर के रूप में। बाकी पोर्शन को क्या करते हैं, नीचे बैठाते हैं और एरोबिक कंडीशन के अंदर रखते हुए उससे क्या करा जाता है, उससे आपका गैसेस फॉर्मेशन करते हैं, स्पेशली बायोगैस, और बाकी जो पोर्शन है उसको वाटर बॉडी में भेज दिया जाता है। तो ये टॉपिक बेटा यहां तक क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, सबको क्लियर है बेटा। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ वाटर को आप इसी तरीके से साफ करते हो बेटा, है ना, और लगभग हर दिन पूरी दुनिया में ये साफ होता है इसी तरीके से। आज तक एक भी, ये देख रहे हो ये सब आपका इतना बड़ा बड़ा, ये एक भी अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है जिसमें आप माइक्रोब्स के लेवल पर उसको बिल्कुल साफ कर दो। मैंने आपको बताया हम अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी पे नहीं पहुंच पाए कि इतने वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन के लिए हम गंदे नाली के पानी को, नाले के पानी को पीने लायक बना पाए। जर्म्स उसके अंदर रहते रहते हैं, बस हम मोटी मोटी गंदगी को हटा सकते हैं, बस। समझ में आई बात। अब इसमें आपके बुक में लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट था, उसने दो नदियां स्पेशली गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के तहत स्पेशली कहां हुआ था बेटा, ये उत्तराखंड में, है ना। सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान उत्तराखंड में बनाकर उन्होंने इसके पानी को साफ करने की तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश करी, वहां अप्लाई करा। क्योंकि देवभूमि है उत्तराखंड, वहां नदी आ रही हैं और ये सब, तो इन सबको सफाई वहां से शुरुआत करी इन्होंने। तो इन्होंने यमुना एक्शन प्लान, इसमें इन दो नदियों को स्पेशली उन्होंने इसके पॉल्यूशन को साफ करने की कोशिश करी। सबको समझ में आई बेटा, सही है ना। तो गंदगी के अंदर बहुत सारी नदियों के अंदर बहुत सारी गंदगी पड़ती थी, इन गंदगी को रिमूव करके इसको साफ किया। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा माइक्रोब्स वाला चैप्टर। इस चैप्टर में आपको कोई भी क्वेरी कैसे भी हो, कमेंट सेक्शन में जाके बेटा कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछें और अपने वैल्यूएबल कमेंट से हमें बेटा और एनर्जाइज करें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वन शॉट के साथ तैयार होंगे बेटा, तब तक के लिए सायोनारा।